योगी सरकार ने आज 4 साल मुकम्मल कर लिए। हुकूमत के 4 साल पूरे होने पर योगी हुकूमत ने अपनी हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने रियासत की तरक्की के लिए जी जान से काम किया है। नायब वजीर आला ने भी सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। ये नहीं माना कि काम ज्यादा है, काम का लोड हम लोगों को कभी विचलित नहीं किया, चुनौती हमें कभी विचलित नहीं की, क्योंकि हमने इस बात को माना है। मैं जो शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस बात को कहा था कि सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है, जब तक श्वासों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। और भाइयों बहनों, इसी भाव के साथ हम लोगों ने 4 वर्षों तक निरंतर कार्य किया है, प्रयास किया है। लेकिन आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तान को जिस प्रकार के प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता के रूप में अगर हमें नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार के मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी, उस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमें मिले। किन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 4 चांद लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने बेहतर तरीके से, बगैर किसी कलंक के, बगैर किसी आरोप के, एक टीम भावना से उत्तर प्रदेश का हित साध्य हो सके, इसके लिए काम किया है। इसलिए मैं सबकी तरफ से एक बार फिर से बधाई देते हुए अपने उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को अपनी वाणी को विराम देता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने पर अलीगढ़ के कृष्णांजलि ऑडिटोरियम में आम शहरियों को रियासती हुकूमत की हुसूलियाबियों से वाकिफ कराने के लिए एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले के इंचार्ज व सूबाई वजीर सुरेश राणा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जहां वजीर मौसूफ ने सूबाई हुकूमत की हुसूलियाबियों पर बात की, वहीं सुरेश राणा ने कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश इंचार्ज प्रियंका गांधी को ट्वीट की सियासत करने वाली लीडर करार दिया। ट्वीट के अलावा कुछ आता नहीं, वो ट्वीट की राजनीति करती हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके ट्वीट में कितनी सच्चाई है, वो कभी अपनी ट्वीट की सच्चाई को भी परख लिया करें। कई बार फिर उनकी जिस प्रकार का माहौल होता है, हंसी उड़ती है। उन्होंने ट्वीट किया कि लखीमपुर के किसान का बकाया है, उस किसान ने कहा मीडिया के साथियों से मेरा 1 पैसा बकाया नहीं है। प्रियंका गांधी जी को ट्विटर से जो है हैंडल से वो ट्वीट को हटाना पड़ा। लगातार लोगों को गुमराह करने का काम, लगातार उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करने का काम, लगातार वो अपनी सरकार के समय जो उत्तर प्रदेश में काम हुए थे, कभी उन तमाम कामों को याद रखती है। उनके और उनके सहयोगी ने जिस प्रकार का गुंडा राज यहाँ मचाया था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार मचाया था, उस तमाम गंदगी को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यूपी में योगी हुकूमत के 4 बरस मुकम्मल होने पर समाज के मुख्तलिफ तबकात के अफराद ने अपने रद्दमल का इजहार किया है। समाज के बाशऊर अफराद का कहना है कि इन 4 बरसों में योगी हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर पाई। वहीं दूसरी जानिब कानूनदानों का ख्याल है कि योगी हुकूमत ने कई बार अदालती फैसलों की सख्त खिलाफ वर्जियां की हैं। कानूनदानों का कहना है कि योगी हुकूमत खुद को कानून से बालातर समझती है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी की सरकार को 4 साल हो गए हैं और 4 सालों में मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार ने डिक्टेटरशिप वाली सरकार चलाई है। इन्होंने अपने आप को कानून से ऊपर, अदालतों से ऊपर उठकर काम किया है। इनको जब अपना कार्रवाई करना हुआ है तो उन्होंने किसी भी आदेश को नहीं देखा है। जिस तरह NRC CA को लेकर तमाम प्रदर्शन हो रहे थे, तोड़फोड़ हुई थी, जिस पर लोगों के जो वसूली के तौर पर लोगों के पोस्टर को इन्होंने तमाम चौराहों पर लगाकर वसूली के लिए उनकी फ़ोटो को सार्वजनिक किया था, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था और इसमें सरकार से पूछा था कि किस आदेश के तहत इस तरह की पोस्टर लगाई गई है जो निजता के अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन उस पर सरकार और इसको पोस्टर को तुरंत हटाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने उस पोस्टर को न हटाते हुए अध्यादेश ले आई थी और अपनी मनमानी जारी की थी। पंचायत चुनाव में भी सरकार को पीछे हटना पड़ा है। योगी सरकार सत्ता में आई है, शुरुआती दौर में तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे ट्रेलर दिखाया कि उन्होंने कि बहुत हम अच्छा काम करेंगे, बट जब से सरकार आई है तब से लगातार, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, आम जनता जो है परेशान बहुत है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें
आज खस्ता हालत में है, पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं मार्ग पे, यात्री परेशान हैं। आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद में फजर की अजान लाउडस्पीकर से देने पर पाबंदी लगाए जाने के बाद पुलिस इंतजामिया ने पहली बार अपना ऑफिशियल बयान जारी किया। पुलिस ने वाज़ेह किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर कदम उठाते हुए फजर की अजान लाउडस्पीकर से देने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि रियासत के 4 अजला इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद के इंस्पेक्टर जनरल कविंदर प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फजर की अजान लाउडस्पीकर से देने के खिलाफ पुलिस को शिकायतें मौसूल हुई हैं। आईजी कविंदर प्रताप सिंह का कहना है कि गुज़श्ता साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी केस में मस्जिद के लाउडस्पीकर के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। पत्र लिखा था जो डीएम को संबोधित था और मुझे भी उन्होंने लिखा था, कमिश्नर को और मुझे और एसएसपी को भी प्रयागराज के, कि जो अजान होती है 5:30 बजे सुबह की जो अजान होती है माइक से तेज़ आवाज़ में होती है, जिससे कि उनकी नींद को और उनके हेल्थ को और उनके कार्य की क्षमता को कम करती है, जिससे वो नींद नहीं आती। और इस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जल्दी से इसमें इंटरवेंशन किया जाए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इससे जो इफेक्ट हो रहा है उससे उसको राहत मिले। कानपुर जिला जेल में 12 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद जिला इंतजामिया और जेल इंतजामिया में हड़कंप मच गया। कोरोना की एक मर्तबा फिर रफ्तार पकड़ने से लोग दहशत में हैं। वहीं जिला इंतजामिया ने महकमे सेहत की टीम के जरिए सभी कैदियों की जांच करवाई। ओमान में करीब 2700 बंदी कारागार में निरुद्ध हो रहे हैं। बीच में जैसे कि आपको पता चला होगा कि कुछ बंदी कोविड पॉजिटिव आ गए थे, 12 बंदी थे, तो उसके रेफरेंस में हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे ऑफिसर सीएमओ साहब, डीएम साहब से व्यक्तिगत मिल करके उनसे उनके कोविड जांच के संबंध में पूरी कार्रवाई की और शेष जो बंदी हमारे थे सारे लोगों की कोविड जांच अभी कल पूरी टीम आई थी, 8-10 टीमें आई थी, सभी बंदियों की कोविड टेस्ट हुए और सभी निगेटिव आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण ने कानपुर कारागार में दस्तक दी और 12 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद कल यहाँ पर 2500 कैदियों की कोरोना की जांच हुई है। यहाँ पर 2800 कैदी हैं इस कारागार में। इस कारागार की बात की जाए तो ये 1860 में बना था और 1860 में इसे अंग्रेज़ों ने जब बनवाया था तो यहाँ पर 25 बैरक बने थे। 25 बैरक में 1250 कैदियों के इंतज़ाम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मौजूदा समय में 2800 कैदी यहाँ पर हैं और ख़ास करके अब 2500 जो कैदियों की जांच हुई है उसके बाद भी आज भी यहाँ पर जांच होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क भर में एक बार फिर से कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के पेश नज़र यूपी हुकूमत ने भी जिला इंतजामिया और महकमे सेहत को खुसूसी हिदायत जारी की हैं और लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़श्ता रोज़ अहकामात जारी करते हुए कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत जारी की थी। मेरठ में भी आज नमाज जुमा में शाही जामा मस्जिद से नायब शहर काजी और इमाम ने लोगों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील की। नमाज के लिए मस्जिद आने वालों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर करने के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी गई। बगैर मास्क के आने वालों को मास्क भी तकसीम किए गए। का जो मामला है इसका तो बढ़ रहा है और बढ़ने की वजह से हम ये समझते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि योगी जी ने इस बात का ऐलान किया है कि इसमें एहतियात की जाए, तो हम लोग भी अपने मसाजिदों के अंदर इस बात का एहतियात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नमाजी जो हैं मास्क लगा के आएँ और डिस्टेंस के साथ नमाज अदा करें। ये वैसे जामा मस्जिद के अंदर मैं आपको बता दूं ये सिलसिला हमारा अभी बराबर चल रहा है। तो यहाँ जामा मस्जिद ने भी ऐलान किया भाई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क वगैरह लगाएं, जिस तरीके से पहले से हम एहतियात करते हुए आ रहे हैं। असल में अब बीच में क्योंकि ढील हो गई थी और हमारा ज़िला मेरठ मुक्त भी आ गया था अभी पीछे अखबारात में, तो अब आज ऐलान किया गया तो लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह। हम सभी से दरख्वास्त करते हैं तमाम लोगों से कि अपनी सेहत का ख्याल। वसीम रिजवी के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज जारी है। वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को लेकर आज देवबंद में जमीयत उलमा हिंद ने बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद से पैदल मार्च निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया। किया गया है कुरान के सिलसिले में और कुरान करीम के बारे में जो कुछ लोग उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं उनके खिलाफ किया गया है और हम लोग इसमें किसी भी
तरह से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इसी बात के लिए आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना ज्ञापन भेजेंगे कि इस तरीके की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए और जो भी याचिका दायर हुई है उसे बगैर सुने, बगैर किसी लाग लपेट के इसको खारिज किया जाए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट। गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर के राना के अजीम को रिश्ता भेजा गया है। छोटे कद के अजीम के लिए रिश्ता भेजने वाला 2.5 फुट लंबी रेहाना का खानदान है, जो साहबाबाद हल्के के शहीद नगर इलाके में रहता है। हम आपको बता दें कि अजीम का वीडियो वायरल होने के बाद उसे कई जगहों से रिश्ते आ रहे हैं। रेहाना के खानदान को उम्मीद है कि रिश्ता मंजूर कर लिया जाएगा। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं आप? 30वीं क्लास पढ़ी है और सिलाई का कोर्स किया पूरा। अच्छा, तो सिलाई करती हैं आप? हाँ जी, मेरा कहना ये है कि बच्ची काफ़ी दिन से ये भी माँ बाप परेशान थी, जिसकी हाइट कम है, तो रिश्ता ना मिल रहा था। तो एक वीडियो देखी हमने उनके अजीम मंसूरी साहब की। जी जी। तो मैंने इनसे राय ली कि मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मसला है, वीडियो चल रही है, तो ये राज़ी हो गए। तो ये राय फिर हमने मीडिया से बात करी, नवार टाइम से, उन्होंने उनके बाप का हमें नंबर दे दिया, उन्होंने उनसे हमने बात करी, उन्होंने हमें बता दिया जी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नमाज के बाद उन्होंने तुरंत बैक कॉल करी हमें। बैक कॉल करने के बाद उन्होंने लड़की की फ़ोटो मंगाई। फ़ोटो देखने के बाद में वो कह लगे ठीक है, मैं कहीं गया हुआ हूँ, उसके बाद में आने के बाद मैं आपको कॉल करूँगा। जी, तो फिर आगे क्या बात हुई? आगे यही है कि जी अब वो लड़की उन्होंने देख लिया, वो जो बताएंगे वो जैसे भी। लगभग कितनी उम्र है बच्ची की? इसकी 25 साल है। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के यौम कुर्बानी पर कांग्रेस की तर्जुमान साधना भारती ने बालाघाट के डीएम को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर रेल पीयूष गोयल से अपील की गई है कि अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर जबलपुर बालाघाट लाइन पर चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम अमर शहीद अवंती एक्सप्रेस रखा जाए। साधना भारती ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जंग आज़ादी की पहली अमर शहीद थी। बार हमें पुनः अवसर प्राप्त हुआ है कि हम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जन्मभूमि और कर्मभूमि पर चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम अमर शहीद अवंती एक्सप्रेस रखवाकर उनके बलिदान दिवस पर अंतःकरण से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। वीरांगना के सम्मान में जबलपुर बालाघाट की जन भावनाओं के उमड़ते हुए मनोवेग को एक ज्ञापन के माध्यम से हम बालाघाट डीएम सहित देश के रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। टीवी पर पहली बार आ रहा है अनोखा शो नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बाजूस यंग जीनियस, 20 मार्च रात 9 बजे। देखिए न्यूज 18 उर्दू पर और भी लिए एंथिया से, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने का अनोखा हुनर है। ये है यंग जीनियस, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसने 6 साल की उम्र से सबसे मुश्किल वाद्यों में एक वायलिन सीखने की जिद ठान ली। ये है यंग जीनियस, जो प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली अकेली हिंदुस्तानी है। जो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने जा रही है, दुनिया के उस मंच पर छाने वाली सबसे छोटी भारतीय होगी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली वायलिन वादक गोवा की एंथिया रियोस के साथ, जिसके प्राण उसके वायलिन में बसते हैं और जिसके गुरु के अलावा किसी को वायलिन छूने का अधिकार नहीं। ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूँ? नहीं, मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता। क्यों? सॉरी। जिसने लंदन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी म्यूजिक कॉलेज का लेवल 4 डिप्लोमा पूरा किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय है। आ रही है ये यंग जीनियस। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। पटना में दिन दहाड़े जराइम पेशों ने 9 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान जराइम पेशों ने एक गार्ड को भी गोली मार दी और राइफल भी लूट ली। यह मामला राजधानी के पौष इलाके एसके पुरी का है। ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब निजी कंपनी के मुलाजमीन एटीएम में रकम डाल रहे थे।
राजधानी पटना में बेलगाम अपराधियों ने आज एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है। एसके पुरी थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट में ये ICICI बैंक का ATM है और यहीं पर अपराधी पहुंचे थे और यहाँ पर जो एजेंसी थी वो पैसा जमा कराने आई थी और इसी दौरान अपराधियों ने एजेंसी के एक कर्मी को गोली मार दी और उसके बाद 9 लाख रुपए लूट लिए। जैसे कि गाड़ी फैन इधर से आया, जामा ने शटर उठाया, शटर उठा पहले से उठा हुआ था। एक आदमी आया वहाँ पर से, अब गार्ड उतरा, पहले गार्ड उतरा, गार्ड खड़ा हो गया और जो पैसा निकाला जामा के खाता है लड़का है वो बैग लेके यहाँ खड़ा हुआ। वैसे अंदर घुसा जगह ना, पहले गार्ड इतने दिखाया तो गार्ड अपना राइफल निकाला, उसका गार्ड को गोली मार दिया, उसका राइफल ले लिया और उसके बाद उसको बैग दो गोली मार दिया। सुविधा उसको बैग दो। कितनी फायरिंग हुई थी? एक फायरिंग, गार्ड को गोली मार, गार्ड को कमर में गोली 9 लाख के आसपास का गार्ड का राइफल भी लूट लिया गया था, वो बरामद हो गया है। राइफल छीनने की कोशिश की थी, उसके बाद घटनास्थल पर गया। चलो हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं, जल्द से जल्द अपराधियों की। दिन दहाड़े आप इस तरह से वारदात हो रही है राजधानी पटना में? घटना हुई है, ये बात सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। घटना हुई है, हम लोगों का उद्देश्य रहेगा कि हम लोग अपराधियों को पकड़ें और जो पैसा जो लूटा गया है उसको। दरभंगा के जाले में एक स्कूल में करंट लगने से एक तालिबा की मौत हो गई, जबकि स्कूल की 9 तालिबात करंट लगने से झुलस गई, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा गया। क्लास में लोहे की गेट में करंट आने से यह हादसा हुआ। बिहार में एक मर्तबा फिर कोरोना की तेजी से बढ़ते मामले पर सरकार अलर्ट है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए महकमे सेहत ने रियासत में डॉक्टरों समेत सभी की छुट्टियां आइंदा 5 अप्रैल तक मंसूख कर दी गई हैं। 24 घंटे में 107 नए केस सामने आए हैं। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मी पिछले 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं। फिर एक बार ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ संख्या कहीं बढ़ रही है, तो सावधानी हमको रखनी है, इसलिए सभी की छुट्टियां रद्द की गई। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर दूसरी रियासतों से आने वाले मुसाफिरों की जांच की हिदायत दी गई है, लेकिन जमुई स्टेशन पर महकमे सेहत की टीम लापरवाह नजर आई। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्टेशन पर यात्री जो उतर रहे हैं उनका कोरोना जांच करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन जमुई स्टेशन पर अगर बात करें तो वहां पर लापरवाही दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी जो सदर अस्पताल से आए हैं, जो जिला स्वास्थ्य समिति से आए हैं, देख सकते हैं कि घंटों से यहां पर खड़े हैं, लेकिन यहां पर जिनको जाँच करना है, मतलब जमुई स्टेशन पर बरहट PSC के लोगों को तैनात की गई है जांच करने के लिए कोविड टेस्ट, लेकिन यहां पर कर्मी नहीं है और जो कर्मी आए हैं जांच करवाने के लिए जो सामान लेकर वो यहां पर खड़े हैं, बहुत देर से खड़े हैं। बात की गई थी कि आज से यहां पर कोविड टेस्ट होगा स्टेशन पर, लेकिन देख सकते हैं कि कई ट्रेनें गुजर गई, यात्री उतर के घर चले गए, लेकिन कोविड टेस्ट यहां पर अभी तक शुरू नहीं हो सका है। और जो कर्मी है, जो सामान लेकर जो आए हुए हैं, जो एंटीजन किट है या फिर और भी सामान है जांच करने के लिए, वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये जांच नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कितना देर से हैं आप लोग? कितना देर से? 5:15 के लगभग आ गए थे सर। कितने बजे से? 5:15 बजे सर। सुबह से? सुबह में। हाँ तो क्या 6 बजे ड्यूटी था, इसलिए अब यहाँ पहुँच गए अपना ड्यूटी पर। हाँ तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर सब लोग पता लगा, कहीं थाने में पूछे थे, कुछ नहीं बोले, तो फिर ऊपर चले गए। हाँ PSC में, तब अभी पता लगा था। अभी पता चला, तभी लोग आया? अभी जांच शुरू हुआ? जी नहीं सर, अभी नहीं हुआ। कितना बज रहा है? 10 से ऊपर हो रहा है। और सुबह कितने बजे से हैं आप? हम सुबह 5 बजे आए थे। सुबह 5 बजे आए थे। अच्छा ये भी आप कितने बजे से हैं यहाँ पर? 6 बजे से। कितने बजे से जांच करना था? 6 बजे से। गाइडलाइंस करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। हम लोग कहाँ पे भटकेंगे, जैसे कि कहाँ पे स्टॉल लगाना, स्टॉल लगाने वाले भी नहीं बताएं, हम लोग कहाँ स्टॉल लगा के टेस्ट करें। तो साफ है, ये देख सकते हैं कि ये कर्मी है जो आए हुए हैं यहाँ पर कोविड टेस्ट कराने के लिए, लेकिन ये लोग भटक रहे हैं वो इसलिए कि कहाँ कराया जाएगा, स्टॉल भी नहीं लगा, जबकि जमुई स्टेशन पर कोविड टेस्ट होना। बरहट PSC के लोगों को यहाँ पर तैनात करने की बात कही गई थी कोविड टेस्ट जांच कराने के लिए, लेकिन स्टेशन पर जब ये स्टॉल ही नहीं लगेगा तो कोविड टेस्ट होगा कैसे। और कई ट्रेनें आई और चली भी गई, यात्री भी अपने घर चले गए, लेकिन कोविड टेस्ट अभी तक शुरू नहीं हो चुका। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। RJD अरकान असेंबली ने आज भी ऐवान के बाहर मुजाहरा किया। ये लोग कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण सन्हा को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। अरकान असेंबली ने निजी शोबे में रिजर्वेशन का भी मुतालबा किया। लोग चाहते हैं कि हमारे नेता जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ये कई वर्षों से लंबित है और उन्हीं के शिष्य के रूप में रहे हमारे नेता
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी के भी वो शिष्य हैं, मुख्यमंत्री जी भी शिष्य हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी को और कृष्ण सिंह जी को, दोनों लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। कृष्ण सिंह का विरोध नहीं है, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस देश में जो गरीबों को जगाने वाला, सामाजिक न्याय के प्रणेता, जिन्होंने गरीबों को हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाया, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करके देश के गरीब और सामाजिक और वंचित वर्ग के लोगों को उचित मान सम्मान दिया जाए। महंगाई के खिलाफ आज असेंबली के बाहर लेफ्ट पार्टियों ने मुजाहरा किया और अरकान असेंबली पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग कर रहे थे। जो आम आवाम सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिल में यूज करते हैं, बेरोजगार लोग जिससे आवागमन करते हैं, वो पेट्रोल का कीमत काफ़ी बढ़ा दिया गया है, उस पर वैट लगा दिया गया है, जबकि हवाई जहाज के पेट्रोल पर कोई वैट नहीं लगाया गया है। जो कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, इनके लिए पटना, मुजफ्फरपुर और राजगीर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ चार्जिंग स्टेशन का जायजा लिया हमारे साथी रजनीश कुमार ने। इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ने लगी है तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनकर तैयार हो चुका है। पटना, मुजफ्फरपुर, राजगीर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहा है। तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के फुलवारी शरीफ की, जहां पर चार्जिंग पॉइंट तैयार है, यानी 5 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, जहां बसें आती है और रात भर चार्ज होने के बाद फिर सुबह में रूट पर चलने के लिए निकल जाती है। तो देखिए आप, यही वो चार्जिंग स्टेशन है जिसका इंतजार हो रहा था और चार्जिंग स्टेशन बन चुका है, यानी 5 पॉइंट दिए गए हैं। सभी जगह पर बसें आती है और देखिए अभी भी एक बस जो है चार्ज में लगी हुई है। हम कुछ कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। ये कितने घंटे चार्ज करते हैं और कितनी मशीनें यहाँ लगती हैं? 5 चार्जिंग पॉइंट अपना लग चुकी है फुलवारी डिपो में सर, और जो भी बस आती है नाइट में चार्ज होती है, सवेरे अपना रोड पर निकल जाती है। और अपना फुलवारी डिपो में एक चार्जिंग मशीन 2 घंटा चार्ज होती है सर, और 250 किलोमीटर चलती है। कितने घंटे चार्ज करते हैं? 2 घंटा सर। ये जो मीटर हम देख पा रहे हैं, ये मीटर में हम देख रहे हैं DC1 और DC2 जो है, ये फुल चार्ज का क्या सिंबल है? ये फुल चार्ज का 72%, यहाँ 100 होने के बाद चार्ज होता है। 100 पर ओके हो गया सर। तो आप देख सकते हैं यही वो मीटर है, यानी 72% अभी जो चार्ज हुआ है वो दिखा रहा है, और यानी 100 पहुंचने के बाद फुल चार्ज हो जाता है। तो यहाँ रात में आती है बसें और चार्ज में लगाया जाता है। तो ये बिजली सप्लाई के लिए सब स्टेशन भी तैयार किया गया है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक सब स्टेशन भी बनाया गया है, यानी जो बसें आती है वो चार्ज में लगती है और अलग से इसके लिए एक सब स्टेशन बनाया गया है। देखिए वो स्टेशन भी काम कर रहा है। तो पटना, राजगीर और मुजफ्फरपुर 3 जगहों पर अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। तो तीनों जगह पर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट है उसको तैयार किया गया है। जाहिर है राजधानी पटना समेत राजगीर और मुजफ्फरपुर के लिए फिलहाल अभी 26 बसें जो टारगेट रखा गया था पटना पहुंच गई है, और सभी रूटों पर अलग अलग वक्त में इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। ऐसे में जो आम लोग हैं वो भी इसका लुत्फ जमकर उठा रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तेजस्वी यादव ने आज बिहार के कई वज़रा को निशाना बनाया और उन्हें दागी बताते हुए उन पर हमला बोला, जिसके जवाब में मुकेश सहनी पलटवार किया। जो उन्होंने लाया हो तो पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी चीज़ लाया जो छुपा हुआ हो, जो किसी को नहीं मालूम है, तो ऐसी बात को लाना चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में है उसको मतलब सदन में लाने की क्या जरूरी है? उस पर तो 2-4 केस तो तेजस्वी जी के पास भी होंगे। उन्होंने आज से कुछ दिन पूर्व कही थी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपराधिक मामले में संलिप्त है और सत्ता का मजा भोग रहे हैं। निश्चित तौर पे जो अपराधी होंगे उसको सजा मिलेगा, और बिहार में जीता जागता उदाहरण है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।